हेलो गाइस, आई एम एडवोकेट दिशांक फ्रॉम प्रशांक लॉ एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपका एविडेंस एक्ट में प्रिजम्पशंस। ये प्रिजम्पशंस क्या होती है, क्या नहीं होती है, उसके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, तो पहले हम जानते हैं कि प्रिजम्पशन का मतलब क्या है। प्रिजम्पशन का अगर हिंदी में मतलब बोले तो इसका मतलब होता है अनुमान लगाना। ठीक है, अगर इसका दूसरा वर्ड बोला जाए तो इन्फ्रेंस। तो प्रिजम्पशन का मतलब हम समझ सकते हैं क्या है कि अनुमान लगाया। ठीक है, अब अनुमान कौन लगाएगा? कोर्ट लगाएगा। ठीक है, अनुमान किसके द्वारा लगाया गया? बाय कोर्ट। ठीक है, अब क्या अनुमान लगाए गए, क्या नहीं लगाए गए, वो चीज़ हमें पढ़नी है। तो यानी कि प्रिजम्पशन की अगर डेफिनेशन की बात करी जाए तो प्रिजम्पशन इज एन इन्फ्रेंस ऑफ अ फैक्ट ड्रॉन फ्रॉम सर्टेन अदर प्रूफ फैक्ट। यानी कि अगर कोई फैक्ट से निकल कर आता है, कोई कोई फैक्ट है, जैसे हमने पिछली बार पढ़ा था, फैक्ट्स की डेफिनेशन में पढ़ा था क्या है कि किसी ने कोई मारा पीटा, कोई भी बात है, किसी के कोई इलीगल इंटेंशंस हैं या कोई भी बात है, वो सारी बातें फैक्ट्स है। अभी मैंने ये बातें बोली, ये भी एक फैक्ट्स है। ठीक है, तो सारी बातें फैक्ट है। अब किसी की बात फैक्ट को अगर हमें बताना है, उस पर प्रिजम्पशन लेना है। ठीक है, जैसे कि अभी आपको एग्जांपल्स के थ्रू समझाएंगे हम। ठीक है, तो अब ये पहले ये पढ़ते हैं कि प्रिजम्पशन होते कितने प्रकार के। प्रिजम्पशन दो तरह के होते हैं, एक होता है प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट और एक होता है प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। ठीक है, प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट के भी आपको होता है रिवर्टेबल, जिसका मतलब होता है खंडन योग्य, और इसके अंडर आता है मे प्रिज्यूम। ठीक है, तो यानी कि प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट नाम से पता चल रहा है क्या, अनुमान लगाना फैक्ट का। यानी कि किसी भी केस से, कोई भी एक केस ले लीजिए, जैसे ए ने बी का मर्डर करा। ठीक है, अब ए ने बी का जब मर्डर करा तो आपको मैंने एक बात बताई थी कि आप अगर कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, डायरेक्ट एविडेंस का मतलब यानी कि ये होते हुए किसी ने देखा, अगर होते हुए नहीं देखा, ठीक है, तो वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस में आ जाता है। अब सर्कमस्टेंशियल एविडेंस में देखा जाए कि ए ने बी का मर्डर करा तो कैसे प्रूफ होगा? बाय दी सर्कमस्टांसेस। अब सर्कमस्टांसेस में कैसे कि ए लास्ट टाइम कहाँ था? ठीक है, क्या वो बी के पास था या बी के साथ था? ठीक है, ए के कोई मोटिव थे। ठीक है, अब ए का कोई मोटिव था, जैसे आप मोटिव की बात ले लीजिए कि ए ने बी को मारा किसी भी मोटिव की वजह से, कि इसका इसकी वाइफ के साथ चक्कर था, जो भी आप बात ले लीजिए, तो ये मोटिव जो है यही आपका फैक्ट है। तो अब इस फैक्ट से कि ए का बी की वाइफ के साथ चक्कर, ए का जो बी की वाइफ के साथ चक्कर था ये नहीं था, जो भी ऐसी बात आ गई, ये फैक्ट्स के ऊपर बात आ गई। ठीक है, तो यही बात है कि एक फैक्ट मतलब एक केस के फैक्ट्स में से कोई बात निकल कर आना, उसके अनुमान को हम कहते हैं। ठीक है, कई बार आपने देखा होगा, जैसे अगर हम 375 मूवी की बात करें, ठीक है, जो रेप के ऊपर ही थी, आपका उसमें क्या हुआ था कि उसमें जैसे अगर एग्जांपल की बात करें तो जो आपका अक्षय खन्ना था, ठीक है, जो अक्यूज्ड का वकील था, और जो प्रोसिक्यूशन का वकील प्रोसिक्यूशन जो थी, तो वो एक दूसरे के फैक्ट से केस निकालते जा रहे थे। ठीक है, फैक्ट्स की बात से निकालते जा रहे थे कि 5 मिनट में मतलब अगर किसी की पैंट उतारने में कम से कम 8-10 मिनट का तो टाइम लगेगा, अगर जीन्स टाइट एंड ये सब फैक्ट्स की बातें निकल के आ रही है, फैक्ट से जो केस के निकलते आ रहे हैं। ठीक है, और अगर होगा तो जैसे नखून के निशान पीछे कैसे होंगे, अगर कोई रेजिस्ट करेगा तो आगे की तरफ होंगे। ठीक है, तो ये फैक्ट्स के निकल के आती है सारी बातें। तो ये सब फैक्ट्स है। तो ये पर रिबेटेबल नेचर के थे। रिबेटेबल यानी कि अगर कोई एक फैक्ट कह रहा है कि हाँ ये हुआ था, तो दूसरा उसके ऊपर प्रूफ दे सकता है। ठीक है, कोई उसकी बात को काट सकता है। तो अभी ये रिबेटेबल मतलब समझिए एक की बात को काटना। ठीक है, तो ये मे प्रिज्यूम का होता है, कोर्ट मान भी सकती है, नहीं भी मान सकती है। अभी हमें इसमें भी पढ़ना है। फिर आता है प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। प्रिजम्पशन ऑफ लॉ की बात करी जाए तो ये दो तरह के होते हैं, कुछ होते हैं रिवर्टेबल, कुछ होते हैं इरिवर्टेबल। अगर रिवर्टेबल का मतलब समझे तो खंडन योग्य, यानी कि आप काट सकते हो बात को, और इरिवर्टेबल मतलब यानी कि काट ही नहीं सकते। ठीक है, अब इसमें भी प्रिजम्पशन ऑफ लॉ में भी जैसे आपका शेल प्रिज्यूम आता है। ठीक है, शेल प्रिज्यूम का मतलब यानी कि कोर्ट को मानना ही पड़ेगा। यहाँ कोर्ट की डिस्क्रिशनरी नहीं चलती अनलेस अंटिल सामने वाला सवाल ना लिया। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ कि रेप के केसेस में आपका ये कोर्ट मान के चलती है कि जो लड़की है उसने अपनी कंसेंट नहीं दी थी। अगर वो एलिगेशन लगा रही है कि मेरा इसने रेप करा है, तो कोर्ट ये मान के चलेगा कि उसने कंसेंट नहीं दी थी। ठीक है, एक बार इसे जरा एग्जांपल्स के थ्रू पढ़ते हैं। जैसे कि आप ये देखिए, सेक्शन 114 है। सेक्शन 114 में जो प्रेज्यूम है वो मे प्रेज्यूम है। ठीक है, अब यहाँ मे प्रेज्यूम का मतलब क्या था? कोर्ट मान के चलेगी कि एग्जिस्ट ऑफ एनी फैक्ट अनलाइक हैपन ऑन रिगार्ड एंड द कोर्स ऑफ नेचुरल इवेंट। आपने आरुषि केस पढ़ा होगा। आरुषि के माँ बाप को जो सजा हुई थी वो इसी केस में हुई थी। पहले हालांकि वो कन्विक्टेड हो गए थे, बाद में हाई कोर्ट से छूट गए थे। ठीक है, तो उन्हें पहले सजा क्यों हुई थी? तो इस बात को समझिए, कोर्ट ने ये कहा कि एक फ्लैट है, ठीक है, ए रूम सामने है, बी रूम सामने है। ठीक है, आरुषि का रूम बिल्कुल सामने था, माँ बाप का भी बिल्कुल सामने था, और ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। ठीक है,
ना कोई आया थर्ड पर्सन, ना कोई आया, ठीक है, ना कोई गया, ना कुछ निकला, ना हाउस ब्रेकिंग के निशान है, ना कुछ है, तो ये कौन है, ठीक है, और ज़्यादा दूर भी नहीं, अगर कोई चीखेगा चिल्लाएगा तो ये बात इनके माँ बाप के ऊपर आ गया था बर्डन कि ये प्रूफ करे कि इनका मर्डर कैसे हुआ, ठीक है, तो अब ये मे प्रेज्यूम निकल कर आया, तो कोर्ट ने सिर्फ इस बेस पे ही उनको पहले आपका कन्विक्टेड होल्ड कर दिया था कि जवाब दो कि आपको ही पता होगा। जैसे मान लीजिए एक कमरे में ए और बी थे, ठीक है, ए और बी थे, अब दोनों में से कोई एक बी मर गया, अब ए के ऊपर बर्डन आ गया कि वो प्रूफ करे कि क्या हुआ था, ठीक है, ना कोई थर्ड पर्सन, अगर इसने रीजनेबल रीजन दे दिया, ठीक है, कि ऐसा हुआ था वैसा हुआ था और कोर्ट उसको प्रेज्यूम कर लेगा, ठीक है, तो अब ये कहता है कि ए का जो हार्ट अटैक से मौत हुई थी, अब हार्ट अटैक से मौत हुई थी तो कोर्ट कहेगा प्रूफ लेकर आओ इस बात से, तो यहाँ पर कोर्ट ने एक फैक्ट को देखिए, अब यहाँ पर ए ने कहा बी, ए और बी एक रूम में थे, बी का मर्डर हो गया, ए ने कहा कि बी को हार्ट अटैक आया था, ठीक है, चेस्ट पे हाथ लगा रहा था, तो ये वाली बात कि चेस्ट पे हाथ लगा रहा था और उसे हार्ट अटैक आया था, फैक्ट 1 हो गया, ठीक है, अब कोर्ट इसको कहेगा कि आपने अपनी ये बात को प्रूव करने के लिए दूसरा फैक्ट लेकर आओ, ठीक है, तो यहीं पर आपकी बात आ गई कि मे प्रेज्यूम की, कोर्ट एक फैक्ट को प्रूव करने के लिए दूसरा फैक्ट भी मांग सकता है, ठीक है, मे प्रेज्यूम में, ठीक है, तो यानी कि इस बात को ऐसा समझिए कि अगर आप कोई एक फैक्ट निकाल के लाते हो तो कोर्ट कह सकता है कि दूसरा फैक्ट भी लेकर आओ, कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है, मांग भी सकता है, नहीं भी मांग सकता है, अभी डेफिनेशन में भी पढ़ेंगे, ठीक है। अब पर 114 ए की बात करी जाए, 114 ए की बात करी जाए तो ये कहता है कि प्रिजम्पशन ऑफ एब्सेंस ऑफ कंसेंट इन सर्टेन प्रोसिक्यूशन फॉर रेप, यानी कि आपको इन प्रोसिक्यूशन फॉर रेप इतना इतना ये 376 के क्लॉजेस दे रखे हैं। Sexual intercourse by accused is proof. The question is whether without the consent of woman allegation have been raped, state did not consented, court shall presume। अब इसे ऐसे समझिए, ए ने बी के ऊपर रेप के चार्जेस लगाए, ठीक है, अब बी ए को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है कि उसकी कंसेंट थी या नहीं थी, ठीक है, अब कोर्ट ये मान के चलेगी कि ए की कंसेंट नहीं थी, बट यहाँ पर आपका रिवर्टेबल है, यानी कि ये अपने प्रूफ में कुछ ला के दे सकता है, ठीक है, अब पर कैसे ला कर देगा कि ये कहेगा कि कंसेंट कोई भी मतलब कोई प्रूफ लेकर आएगा, पहले आप ये जानिए कि रेप में प्रूफ क्या करना होता है, रेप में आपको ये प्रूफ करना होता है कि जो वुमेन थी, ठीक है, उसकी कंसेंट थी, ठीक है, अब मान लीजिए एक लड़की है, ठीक है, एक लड़की का नाम है ए और ये बी है, ठीक है, ए ने कहा बी ने मेरा रेप किया, तो कोर्ट ये मान के चलेगी कि हाँ इसकी कंसेंट नहीं थी, ठीक है, कि देखिए कितना खतरनाक प्रिजम्पशन है कि कोर्ट ये मान के ही चलेगी कि आपका नहीं है, बट इन 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 द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस बी भी आपका इसके कंसेंट से रिलेटेड सबूत लेकर आ सकता है, बट पहले क्या है अब इनिशियो में क्या है कि कोर्ट मान के ही चलेगी कि इसकी कंसेंट नहीं थी, लड़की की कंसेंट नहीं थी, ठीक है, बट ये शेल जो है आपका उसमें एक फैक्ट को प्रूव करने के लिए दूसरा फैक्ट नहीं मांग सकता, ठीक है, क्यों आप देखिए मे प्रेज्यूम में क्या था, एक फैक्ट को मांगने के लिए दूसरा फैक्ट मांगता रहा, कोर्ट खुद कह रहा है कि नहीं इस फैक्ट को मैं तभी मानूंगा जब आप दूसरा फैक्ट को लेकर आओगे, ठीक है, सबूत लाओ, ठीक है, एक फैक्ट को प्रूव करने के लिए दूसरा सबूत लाओ, पर क्या अब यहाँ पर क्या प्रोसिक्यूशन पे कह सकती है कि लड़की कोर्ट कि आप लड़की आप जाओ एक फैक्ट अपनी बात को प्रूव करने के लिए कि आपकी कंसेंट थी ही नहीं थी, दूसरा फैक्ट लेकर आओ, ऐसा नहीं हो सकता, शेल प्रेज्यूम में ऐसा नहीं होगा, कोर्ट की कोई डिस्क्रिशनरी नहीं है, बस इतना सा अक्यूज को पावर है, ठीक है, कि आपका अगर वो कोई प्रूफ लेकर आ जाता है कंसेंट से रिलेटेड कि हाँ लड़की की कंसेंट थी, देखिए मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग है, ये है वो है, तो ठीक है, फिर तो आप अक्यूज के फेवर में चला जाएगा केस, बट कोर्ट शुरू से मान के चलेगी, जैसे यहाँ पर देख लो रेप का एलिगेशन लगा, तो यहाँ से लेके आपका कोर्ट मानती चली जाएगी कि हाँ भाई रेप हुआ, लड़की की कंसेंट नहीं है, बट जिस दिन अक्यूज सबूत ले आया और उस सबूत से कोर्ट सेटिस्फाई हो गई, ठीक है, तो फिर वो आपका चीज नहीं मानी जाएगी, तो इसे ऐसे समझिए कि आपका बड़ा खतरनाक प्रिजम्पशन है ये शेल प्रेज्यूम, ठीक है, कोर्ट की डिस्क्रिशनरी नहीं होती शेल प्रेज्यूम में, कोई कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है शेल प्रेज्यूम के अंदर आपका, अभी इसे और डिटेल में भी पढ़ेंगे, पहले अब जान लेते हैं उस पर, तो हमने यही जाना कि शेल प्रेज्यूम में आपका और मे प्रेज्यूम में, अब की कॉन्क्लूसिव प्रूफ क्या है, कॉन्क्लूसिव प्रूफ में ना आपको कोई सबूत लाने की ना कि उसके पास कोई पावर नहीं, जैसे मे प्रेज्यूम में भी आपका कोर्ट को डिस्क्रिशनरी पावर होती है, ठीक है, एक्यूज को भी पावर होती है, शेल प्रेज्यूम में कोर्ट को पावर नहीं होती अनलेस अनटिल एक्यूज सबूत ना लिया, पर कॉन्क्लूसिव प्रूफ में ऐसा नहीं होता, कोर्ट को मानना ही होता है, इसके रिलेटेड आप कोई प्रूफ ला ही नहीं सकते, ठीक है, इसलिए हमारे यहाँ पर बहुत कम कॉन्क्लूसिव प्रूफ है, अभी पढ़ते हैं। अब देखते हैं प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट क्या कहता है,
प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट कहता है प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट इज बेस्ड ऑन द लॉजिक, ये लॉजिक से निकल कर आता है कि एक ए और बी एक ही रूम में थे, बी मर गया, किसने मर्डर करा, कोई आया भी नहीं, ना कोई आने के निशान ना कोई जाने के निशान। ये कहता है कि मैं तो सो रहा था, ये था, इतनी गहरी नींद में सो रहा था, मुझे पता नहीं चल पाया, ये वो। तो कोई मेडिकल प्रूफ लेकर आ, कोर्ट कहेगी कोई मेडिकल प्रूफ लेकर आ कि तेरे को ऐसा था नहीं था। कैसे कैसे सकता है कि एक ही रूम में ए और बी थे, बी मर गया, ए रह गया। तो ये क्या अनुमान लगाया जाएगा? आप अगर एक कॉमन प्रूडेंट आदमी की तरह सोचे, ठीक है, तो प्रूडेंट आदमी भी क्या सोचेगा, यार ए नहीं मारा होगा, कोई कोई है ही नहीं अंदर आने का और ना बाहर जाने का निशान, ठीक है, या कोई प्रूफ कर अपनी बात को। तो एक फैक्ट को प्रूफ करने के लिए दूसरा फैक्ट भी चाहिए, ये अनुमान लगाएगा। तो ये जो आपका अनुमान निकल के आता है, प्रिजम्पशन मतलब जो अनुमान निकल कर आता है वो लॉजिक का निकल के आता है, ह्यूमन एक्सपीरियंस से निकल कर आता है और लॉ ऑफ नेचर से निकल कर आता है, यानी कि एज पर द केस चलता है। पर ऑन द अदर हैंड अगर हम प्रिजम्पशन ऑफ लॉ की बात करें, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ इज बेस्ड ऑन द प्रोविजन ऑफ लॉ, इसके लिए आपका कानून बनाया होता है, ठीक है। जैसे कि रेप में जो कंसेंट है वो वुमेन की नहीं मानी जाएगी, ठीक है। जैसे कि आपका पॉस्को एक्ट में बात करी जाए, पॉस्को एक्ट में ये माना जाता है कि लड़की सी की कह रही है, बच्चा जो है वो ठीक ही कह रहा है, ऐसे प्रिजम्पशंस हैं। जैसे कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की बात करी जाए, तो करप्शन में ये होता है कि ये माना ही जाता है कि आपका जो पब्लिक सर्वेंट है उसने रिश्वत मांगी है, ठीक है। बहुत खतरनाक प्रिजम्पशन होती है शेल प्रिजम्पशन की। इसमें प्रिजम्पशन ऑफ लॉ में आपका शेल वाली भी आती है और आपका कॉन्क्लूसिव प्रूफ भी आती है। प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट इज ऑलवेज रिवर्टेबल, ये ऑलवेज रिवर्टेबल होता है, यानी कि आप कोई अगर प्रिजम्पशन ला रहा है तो उसके रिलेटेड प्रूफ लेकर आ सकता है। एंड गोज अवे विद द एक्सप्लेनेशन रिवर्टेड बाय एस्टैब्लिशमेंट पॉजिटिव प्रूफ, यानी कि आपको प्रूफ कर सकते हो उससे रिलेटेड। प्रिजम्पशन ऑफ लॉ इज अ कॉन्क्लूसिव, ये कॉन्क्लूसिव होता है अनलेस रिवर्टेड एज प्रोवाइडेड गिविंग राइज एंड प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, यानी कि जैसे कंसेंट की बात करें रेप के केस में, ठीक है, तो रेप के कंसेंट में आपका कोई भी चीज हो, कोई भी फैक्ट हो, माना ही नहीं जाएगा। बस आपको अक्यूज को सिर्फ ये प्रूफ करना है कि लड़की की कंसेंट थी, ठीक है। जैसे आपका 375 मूवी में क्या हुआ था, 375 में क्या हुआ था कि वो अक्षय खन्ना कहता है कि अगर किसी का कोई रेप करने जाओ तो वो जो नखून के निशान होंगे वो उसकी पीठ पे नहीं होंगे, चाहे आगे होंगे, रेजिस्ट करने के निशान होंगे, ठीक है। एक बार मूवी का वो सीन देखिएगा, ठीक है, जब ट्रायल चल रहा होता है। तो ये चीज रेप के केस में मायने नहीं रखती, ये चीज है ही नहीं आपका। उस रेप केस में कोर्ट ने साफ कह दिया कि आप कंसेंट प्रूफ करो, ठीक है, कंसेंट थी यस या नो, बस। अगर यस है तो अक्यूज छूट जाएगा, अगर नो है तो वो बचेगा नहीं, उसको केस होगा, कोई बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं, कुछ नहीं, बस आपको ये चीज प्रूफ करनी है। द पोजीशन ऑफ प्रिजम्पशन ऑफ लॉ इज अनसर्टेन, या अनसर्टेन होता है, ठीक है, कोई सर्टेनिटी नहीं होती। यहाँ पर आपका सर्टेन होता है, यूनिफॉर्म होता है। जैसे यही रेप वाले की बात करें तो यहाँ कंसेंट प्रूफ करो, ठीक है, अगर कंसेंट प्रूफ कर आपने लड़की कंसेंट प्रूफ करोगे तो ठीक, वरना जेल जाओ। द कोर्ट कैन इग्नोर प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, यहाँ पर कोर्ट इग्नोर भी कर सकता है, मे वाली बात आ गई, ठीक है, यहाँ पर मान भी सकता हूँ, नहीं भी मान सकता, बट कोर्ट कैन नॉट इग्नोर, यहाँ कोर्ट इग्नोर नहीं कर सकता, ठीक है। यहाँ पर अगर कोर्ट चाहे तो फैक्ट 1 को प्रूफ करने के लिए फैक्ट 2 मंगवा सकता है, ठीक है, पर यहाँ पर कोई उसको पावर ही नहीं है, बस भाई तू ला सामने से, मैं तभी मानूंगा, ठीक है। क्योंकि अगर प्रिजम्पशन ऑफ लॉ की बात करें जाए तो इसमें 2 होते हैं, एक तो शेल, एक तो आपका कॉन्क्लूसिव, ठीक है। शेल में तो तब भी आपका ये है कि कोर्ट मान के चलती जाएगी अनलेस अनटिल उसे डिस्प्रूव ना कर दे, बट कंक्लूसिव में भी कंक्लूसिव में तो वो भी नहीं है, कंक्लूसिव में तो कहा जाएगा कि मानना ही पड़ेगा कोर्ट को, ठीक है। द प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट आर ड्राइव ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ नेचर प्रेवलेंट एंड कस्टम एंड ह्यूमन एक्सपीरियंस, यानी कि ये तो कस्टम से भी निकलता आता है, आपका एक्सपीरियंस से निकल के आता है। द प्रिजम्पशन ऑफ लॉ ड्राइव एस्टैब्लिशमेंट जुडिशियल नॉर्म्स, जैसे कि कोर्ट ने बना रखे हो, जैसे अगर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में बना रखा है, SC/ST एक्ट में बना रखा है, ST एक्ट में ये प्रिजम्पशन शेल की बना रखी है कि कोर्ट मान के ही चलेगा कि अक्यूज को पता था कि ये जो बंदा है जिसने पर्टिकुलर ऑफेंस उसके रिगार्डिंग करा है वो एक SC ही है, ठीक है, चाहे उसे पता हो या ना पता हो, कोर्ट ये मान के ही चलेगा, बट अक्यूज प्रूफ ला सकता है उस रिगार्डिंग। The court can exercise its discretion while drawing presumption. Is that presumption of law is a discretionary presumption? किसकी डिस्क्रिशनरी? कोर्ट की कोर्ट की डिस्क्रिशनरी। द प्रिजम्पशन ऑफ लॉ इज अ मैंडेटरी, कोर्ट इज बाउंड टू ड्रॉ प्रिजम्पशन, कोर्ट मान के ही चलेगा, ठीक है, कि मान लो मैंने किसी को कोई गाली दी और वो बंदा SC निकला, ठीक है, मैं कहता हूँ कोर्ट के सामने जाके जनाब मुझे नहीं पता था ये SC है, तो ये वाला केस तो हटाओ, तो कोर्ट कहेगा भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, आप प्रूफ ले आओ कि आपको नहीं पता था, तभी मैं मानूंगा, अदरवाइज मैं नहीं मानूंगा, ठीक है, क्योंकि ये शेल प्रिजम्पशन है। अब बात करते हैं इंडियन एविडेंस मेंशन फ्यू प्रोविजन बोथ। अब देखिए इंडिया में क्या चलता है, इंडिया में आपका इन मिक्स्ड प्रिजम्पशन चलती है, ठीक है। मिक्स प्रिजम्पशन का मतलब यानी कि प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट के भी कुछ है, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ के भी है। यहाँ पर इंडिया में मे प्रिज्यूम भी चलता है,
ठीक है, शेल प्रेज्यूम भी चलता है और आपका कंक्लूसिव प्रूफ भी चलता है, ठीक है, ये तीनों चलते हैं, ठीक है। इंडियन एविडेंस एक्ट प्रिजम्पशन ऑफ लॉ और प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट, वो यही बात लिखा है कि कुछ प्रिजम्पशन ऑफ लॉ के लिए गए, कुछ आपका उसके भी लिए गए। अब बात करते हैं प्रिजम्पशन ऑफ लॉ में प्रिज्यूम क्या कहता है, फैक्ट में बी प्रिज्यूम। अब ये जो बेयर एक्ट में लिखा हुआ है उसकी बात करता है। फैक्ट में बी प्रिज्यूम, फैक्ट को मान लिया जाएगा कि एंड इट्स डिस्क्रिशनरी एंड द कोर्ट में ईदर रिकॉग्नाइज, या तो कोर्ट उसे मान लेगी प्रूफ, और द रिक्वेस्ट कॉर्पोरेटिव प्रूफ, या तो उससे कहेगी कि आप एक फैक्ट वन को प्रूफ करने के लिए फैक्ट टू लेकर आओ, ठीक है। अफर्म रिकन्फर्म प्रिजम्पशन, यानी कि उसको कंफर्म भी करने के लिए मान सकती है। बट शेल प्रिज्यूम में ऐसा नहीं है। फैक्ट्स ऑफ ग्रुपिंग ऑफ फैक्ट्स अनलेस दे आर डिसप्रूवन बाय द अपोजिंग पार्टी, द कोर्ट डज नॉट हैव अ डिस्क्रिशनरी पावर टू फोर्स ऑफ प्रिजम्पशन, यानी कि कोर्ट उसको मान के नहीं चलेगा। जैसे रेप के केस में ही देख लो, ठीक है, रेप में ये क्या है, ए ने कहा मेरा रेप हुआ है, बी को कहा, बी ने मेरा रेप किया, तो कोर्ट मान के ही चलेगा। यहाँ पर ये प्रोसिक्यूशन कोर्ट को उसको नहीं कह सकता लड़की को कि जाओ प्रूफ लेकर आओ कि आपका रेप हुआ है, ठीक है, आपकी कंसेंट नहीं थी, ठीक है, यहाँ पर वो चीज़ नहीं चलेगी। जैसे SC/ST एक्ट की बात करें तो उसमें आपका जो विक्टिम होगा वो कहेगा कि मुझे इसने गाली दी और मैं SC जात का हूँ, इसने मुझे इसने गाली दी, तो कोर्ट ये मान के चलेगा कि ये इसको ये सही कह रहा है, ठीक है, अनलेस अंटिल अक्यूज प्रूफ ना लिया। बट मे प्रेज्यूम में ऐसा नहीं होता। मान थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि रेप के केस में कंसेंट, रेप के केस में शेल प्रेज्यूम या मे प्रेज्यूम है। तो एक लड़की आती है ए, वो कहती है बी ने मेरा रेप करा, तो कोर्ट कहेगा आप प्रूफ लेकर आओ, तो प्रोसिक्यूशन के ऊपर बर्डन आ गया। बात को समझिए, प्रोसिक्यूशन के ऊपर बर्डन आ गया कि प्रूफ करे बी का गिल्ट। इसलिए ये भी बोला जाता है कि मे प्रेज्यूम में आपका जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है वो आपका ज़्यादातर इस पे क्या नाम है, प्रोसिक्यूशन पे होता है, ठीक है, जो केस लेकर आया, ठीक है, चाहे सिविल केस हो चाहे क्रिमिनल केस हो। पर शेल प्रेज्यूम में ऐसा नहीं होता। शेल प्रेज्यूम में आपका बर्डन ऑफ प्रूफ जो होता है वो अक्यूज के ऊपर ही होता है, अक्यूज के ऊपर होता है। देखिए जस्ट उल्टा हो गया, ठीक है। कंक्लूसिव प्रूफ की बात करें, द लॉ हैज अनलिमिटेड पावर्स। अब कोर्ट की यहाँ पर अनलिमिटेड पावर है, विल नॉट एडमिट एनी प्रूफ कंट्राडिक्टिंग अबहेड, ठीक है, यहाँ पर कोर्ट को कोई पावर ही नहीं है, ठीक है। मे प्रेज्यूम में तो पूरी डिस्क्रिशनरी पावर थी कोर्ट की, शेल प्रेज्यूम में भी डिस्क्रिशनरी पावर थी कोर्ट की, ठीक है, सॉरी शेल में आपकी डिस्क्रिशनरी पावर नहीं थी। कोर्ट को यह था कि अक्यूज एटलीस्ट एविडेंस तो लेकर आ सकता था अपनी सामने वाले की बात को काटने के लिए, तो शेल प्रेज्यूम में। पर कंक्लूजन में ऐसा है ही नहीं। कंक्लूजन में आप कोई प्रूफ लेते हो माना ही नहीं जाएगा। जैसे कि आपका इस सेक्शन 82 की बात करें, सीआरपीसी की, सॉरी आईपीसी की, आईपीसी के सेक्शन 82 क्या कहता है, 82 ये कहता है कि अगर किसी बच्चे ने कोई मर्डर करा है, ठीक है, और वो 7 साल से कम का है, कोई ऑफेंस करा है, तो माना ही नहीं जाएगा वो ऑफेंस, ठीक है। अब इससे रिलेटेड मैं कोई भी प्रूफ लेता हूँ, कुछ भी लेता हूँ, कोई माना ही नहीं जाएगा, ठीक है। आप 7 से लेकर 12 साल तक के बच्चे का लेकर आ सकते हो प्रूफ कि यार इसको ये इसे मेजर की तरह ट्रीट कर, थोड़ा सा देखा जाए इसे बच्चे को नेचर ऑफ ऑफेंस के बारे में पता था, पर मान लो वो 7 से कम का ही है, तो बात मानी नहीं जाएगी, वो कंक्लूसिव प्रूफ है, ठीक है। अब मे प्रेज्यूम शेल प्रेज्यूम की डेफिनेशन तो हमने पढ़ ली और कंक्लूसिव पढ़ ली। इससे रिलेटेड अब सेक्शन वो बात कर लें कि कुछ जो आपके मे प्रेज्यूम और शेल प्रेज्यूम आप देख सकते हैं कहाँ पर है, ठीक है, ये वो सेक्शंस है आपका पढ़ सकते हैं। इससे रिलेटेड हमने बात कर ली थी कि ये आपके बात करते हैं सेक्शन मे प्रेज्यूम और शेल प्रेज्यूम में। अब एक बार सेक्शन 112 बात कर लेते हैं। 112 कहता है कि फैक्ट दैट पर्सन, ये कंक्लूसिव प्रूफ का है, ठीक है, वाज बोर्न ड्यूरिंग द कंटिन्यूएशन ऑफ वैलिड मैरिज बिटवीन हिज मदर एंड एनी मैन विद 280 डेज, यानी कि कोई बच्चा पैदा होता है आपका, ठीक है, वो आपकी शादी के 280 टू 180 डेज में होता है, तो ये कोर्ट मान के चलेगा ये बच्चा उसी का है, ठीक है, तो ये चीज उसको मान के चलेगा अनलेस अनटिल आप प्रूफ ना लियो। अब कुछ आपके एमसीक्यू सॉल्व करते हैं इससे रिलेटेड, थोड़ा सा और डिस्कशन ये इसकी हो जाएगी। तो पहला क्वेश्चन है कि मैच द फॉलोइंग 2 कॉलम्स। अब इन कॉलम्स को हमें मैच करने हैं, ठीक है। पहला रिवर्टेबल प्रिजम्पशन। रिवर्टेबल का मतलब यानी कि आप खंडन कर सकते हो, यानी कि आप बात को काट सकते हो, ठीक है। इरिवर्टेबल प्रिजम्पशन का मतलब आप बात ही नहीं काट सकते। कंक्लूसिव प्रूफ का मतलब क्या है और प्रूफ का मतलब क्या है, तो हमें इसे मैच करना है। तो पहला है रिवर्टेबल, तो रिवर्टेबल का देखते हैं आंसर कहाँ पर है। रिवर्टेबल का आपका आंसर है ये 2 में, ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ए। क्या है कि कोर्ट में प्रेज्यूम फैक्ट अनलेस इट डिसप्रूवन, यानी कि कोर्ट में प्रेज्यूम कर सकता है, ठीक है, अनलेस इट डिसप्रूवन, अगर उसे काटा ना जाए तब तक, ठीक है। तो यहाँ पे कि ए का तो हुआ आपका 2। अब बात करते हैं आपका इरिवर्टेबल। अब इरिवर्टेबल की बात करें तो इसका आंसर कहाँ मिलता है। इरिवर्टेबल की बात है कि आपका थर्ड में, कोर्ट शैल प्रेज्यूम अफेक्ट अनलेस इट डिसप्रूवन। यहाँ पर देखिए ऑब्वियस बात है, रिवर्टेबल इरिवर्टेबल क्या है कि आपका यहाँ पर मान सकते हैं, ठीक है। हमने प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट ये देखिए ना, हमने यहाँ पर पढ़ा था कि जो मे प्रेज्यूम है वो किसका है, रिवर्टेबल नेचर का है।
और शेल प्रेज्यूम क्या है वो आपका इरिवर्टेबल का भी माना जा सकता है और इसे रिवर्टेबल का भी हो सकता है, अनलेस अंटिल प्रूफ न लिया। तो ये आपका शेल प्रेज्यूम बोला जाए तो ये रिवर्टेबल नेचर का भी हो सकता है, इरिवर्टेबल का भी हो सकता है, और ये ज्यादातर आपका इरिवर्टेबल नेचर का माना जाता है। ठीक है, इरिवर्टेबल ही माना जाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि इसका ये क्या है, बी है, तो यानी कि आपका शेल प्रेज्यूम क्या माना जाएगा, इरिवर्टेबल इन नेचर। क्या माना जाएगा, इरिवर्टेबल। ठीक है, पर आप इसके रिलेटेड प्रूफ ला सकते हैं। अब बात कीजिए कंक्लूसिव प्रूफ की। कंक्लूसिव प्रूफ आपका मिलता है आपका कोर्ट बिलीव्स इट्स एग्जिस्ट कंसीडर प्रोबेबल, यानी कि कोर्ट इस पे मानी जाएगी और इससे रिलेटेड आपका कोई प्रूफ हो या कुछ हो नहीं माना जाता। जैसे 7 साल के कम के बच्चे ने कोई ऑफेंस करा तो माना ही जाएगा कि इसकी कोई इससे रिलेटेड कोई प्रूफ ही नहीं माना जाएगा, ना शेल प्रेज्यूम का ना मे प्रेज्यूम का, इरिवर्टेबल भी नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो ये कंक्लूसिव प्रूफ का है। और प्रूफ क्या होता है आपका, एक ही बचा है आपका ये, सॉरी यहाँ पर एक गलती हो गई, ये सॉरी यहाँ पर एक गलती ये होगी कि जो आपका कंक्लूसिव प्रूफ का आंसर था वो था आपका ये फर्स्ट, कोर्ट शैल नॉट परमिट, यानी कि कोर्ट जो है वो मान के नहीं चलेगी। ठीक है, तो यानी कि एक बार लिख लेते हैं पहले, वो देखने देखने में दिक्कत पड़ गई कि फर्स्ट का आंसर है सी और इसका आंसर है आपका ए, इसका बी और इसका डी। ठीक है, तो कोर्ट शैल नॉट परमिट, यहाँ पर कोर्ट परमिट ही नहीं करेगी एविडेंस से, यानी कि अगर कोई 7 साल के कम का तक का बच्चा है और कोई ऑफेंस करता हुआ पकड़ा गया, ठीक है, तो ये मान के चलेगी क्योंकि इसके सजा नहीं है, क्योंकि उसे आपका प्रिजम्पशन इन कंक्लूसिव प्रूफ का बेनिफिट मिला हुआ है। ठीक है, और प्रूफ का मतलब होता है आपका फोर्थ, यानी कि कोर्ट बिलीव्स इट एग्जिस्ट और कंसीडर इट्स एग्जिस्टेंस एंड प्रोबेबल, यानी कोर्ट वो मानेगी कि ये कंसीडर है, और अब ये हमने कहाँ पढ़ा था। और डिसप्रूफ का मतलब क्या होता है, डिसप्रूफ का मतलब होता है कोर्ट मान के चलेगी कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करती चीज। तो अगर प्रूफ कोई चीज एग्जिस्ट करती है तो वो प्रूव्ड, कोई चीज नहीं प्रूफ करती तो वो डिसप्रूव्ड। ठीक है, प्रूव्ड का मतलब एग्जिस्ट और नॉट प्रूव्ड का मतलब नॉन एग्जिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज हो गई। अब बात करते हैं व्हेन अ फैक्ट इज डिक्लेयर्ड बाय द एविडेंस एक्ट टू बी कंक्लूसिव ऑफ अनदर कोर्ट, द कोर्ट और प्रूफ ऑफ फैक्ट, यानी कि वन फैक्ट इज डिक्लेयर्ड, जब एक फैक्ट को डिक्लेयर कर दिया बाय द एविडेंस एक्ट टू बी कंक्लूसिव प्रूफ, तो ऑफ अनदर द कोर्ट प्रूफ ऑफ वन फैक्ट, क्या मानेगी यहाँ पर, कोर्ट शैल नॉट अलाउ द एविडेंस टू बी गिवन फॉर द पर्पस ऑफ डिस्प्रूविंग, क्योंकि आपने देखा ना कि अगर कोई फैक्ट कंक्लूसिव प्रूफ में माना गया तो आपको उसको डिस्प्रूव करने के लिए मिलेगा ही नहीं ऑप्शन। ठीक है, यानी कि मे प्रेज्यूम में तो आपका तब भी मिल जाएगा, शेल प्रेज्यूम में भी मिल जाएगा, अनलेस अंटिल एक्यूज प्रूफ न लिया। कंक्लूसिव प्रूफ में डिस्प्रूव वाली कोई बात ही नहीं है, कोर्ट मान के चलेगी कि हाँ जी ये प्रूव्ड है। ठीक है, तो ये चीज को मान के चलिए, तो जहां पर भी कंक्लूसिव प्रूफ आएगा वहां पर डिस्प्रूविंग वाली बात आएगी ही नहीं, कोर्ट मान के ही चलेगा कि है। ठीक है, तो शेल प्रेज्यूम में भी एक बारी को शेल प्रेज्यूम में भी आपका डिस्प्रूविंग के लिए एविडेंस ला सकते हो, मे प्रेज्यूम में भी रिलेटेड आप डिस्प्रूविंग ला सकते हो। ठीक है, बट आपका कंक्लूसिव में नहीं ला जा सकता। जैसे आपको एग्जांपल से बताऊं, अगर कोई 82 इयर्स का बच्चा है, सॉरी सेक्शन 82 आईपीसी की बात करें, अगर कोई 7 साल तक कम का बच्चा है, ठीक है, तो अब सामने वाला अक्यूज्ड जो सॉरी प्रोसिक्यूशन का वकील कोई भी सबूत ले आए, किसने मर्डर करा, देखिए सीसीटीवी कैमरा ये वो, माना ही नहीं जाएगा डिस्प्रूविंग के लिए, तो आपको कोई पावर ही नहीं है। ठीक है, 7 से लेकर 12 तक में तब भी है, पर आपका 7 से कम वाले में तो माना ही नहीं जाएगा। ठीक है, 7 से 12 अगर कोई साल का बच्चा, तो आप ये ला सकते हो सबूत कि हाँ ये देखो जी इसकी उम्र 7 से 12 है, इसको नेचर ऑफ ऑफेंस पता था कि ये करने क्या जा रहा है, जैसे मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, ऐसी चीज वो बच्चा बोल रहा था, तो यानी कि मीन इसे नेचर का पता था कि क्या ऑफेंस करने जा रहा है, पर 7 से कम का तो उसको तो माना ही नहीं जाएगा। अब बात करते हैं आपका क्वेश्चन, अब इसकी बात करते हैं, व्हेनेवर इट्स प्रूव्ड इंडियन एविडेंस एक्ट द कोर्ट में प्रेज्यूम अ फैक्ट, व्हेनेवर इट इज प्रूव्ड द इंडियन एविडेंस कोर्ट में प्रेज्यूम अ फैक्ट, क्या आंसर क्या है, मे कॉल द प्रूफ ऑफ दैट फैक्ट, यानी कि कोर्ट जो है उसको मान के चलेगा, मान के कहने के लिए कुछ मंगवा सकता है। देखिए जैसे फैक्ट 1 है, कोई फैक्ट 1 सामने आया कि जी मैं तो सो रहा था, ए ने बी का मर्डर, ए और बी थे कमरे में, बी का मर्डर हो गया। ठीक है, तो अब कोर्ट क्या कहेगा, ए से पूछेगा हाँ भाई कैसे हुआ इसका मर्डर, तो ये ए कहेगा कि जी इसे हार्ट अटैक आ गया था। ठीक है, या कोई भी बात हो गई थी तो कोर्ट कहेगा कि आप, या मुझे जी मिर्गी का दौरा पड़ गया था, मैं तो खुद आपका सोया पड़ा था, या ऐसे कुछ भी बहाना लगा देता है। तो जैसे मान लो ये कहता है कि मुझे मिर्गी का दौरा पड़ गया था, तो मेरी आंखें वाखें बंद हो गई थी, जैसी आंखें खोली भी मरा पड़ा था। अब कोर्ट कहेगी आपको मिर्गी का दौरा पड़ा था, हाँ, तो ये फैक्ट 1 हुआ। ठीक है, अब फैक्ट 2 लेकर आओ, यानी कि अपनी बात को प्रूफ करने के लिए, फैक्ट 1 को प्रूफ करने के लिए फैक्ट 2 लेकर आओ, कोई एविडेंस लेकर आओ, तो भी मैं मानूंगा। ठीक है, जैसे कि अगर हम जनरल एक्सेप्शन की बात करें आईपीसी के, अगर कोई एक्यूज कहता है मैंने प्राइवेट डिफेंस में किसी को देके मार दी, ठीक है,
तो कोर्ट कहेगा कि लाओ, प्रूफ लाओ, ठीक है, तो वो मे प्रेज्यूम वाले नेचर का है, ठीक है। अब बात करें इस वाले क्वेश्चन की, इसमें बात करता है आपका कि अ फैक्ट इज अ कंक्लूसिव ऑफ अनदर फैक्ट इट इज प्रूफ, देन आपका मानेगा शेल रिगार्ड्स अनदर फैक्ट इज प्रूफ, यानी कि आपका कोर्ट ये मानेगा कि अनदर फैक्ट भी आपका प्रूफ है, ठीक है। अब व्हाट इज शेल प्रेज्यूम, अब शेल प्रेज्यूम का मतलब क्या है, कि इसका मतलब है कि आपका ये सी, ठीक है, कोर्ट शेल प्रेज्यूम मान के चलेगा ये फैक्ट एग्जिस्ट करता है, जैसे कि अगर ए ने कहा है बी कि ए ने मेरा रेप करा है, तो कोर्ट ये मान के चलेगी कि हाँ जी रेप हुआ है और कंसेंट नहीं थी, ठीक है, अनलेस एंटिल जब तक ये प्रूफ ना लिया है। बी जिस दिन प्रूफ लिया है कि जी इसकी कंसेंट थी, ठीक है, जैसे अभी एक केस आया था मेरे पास, उस केस में क्या था कि ए ने बी पे लगाया कि मेरा रेप हुआ है, तो जो पर बी, तो कोर्ट को मान के चलना पड़ा कि है, पर बी क्या लिया है आपका एक वो पेपर लिया है, ठीक है, जिसमें ए के साइन थे, ठीक है, और नोटराइज था पूरा, सही से रजिस्टर्ड था, ठीक है, कि हम दोनों लिव इन में रहेंगे, तो कोर्ट ने ये चीज मान ली और उसे बेल दे दी, ठीक है। अब ये वाली बात करी जाए, इसमें क्या बात करी गई है कि अंडर एविडेंस एक्ट कोर्ट हैज नो डिस्क्रिशनरी पावर, कोर्ट की कहाँ डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, कॉन्क्लूसिव प्रूफ में डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, डिसप्रूफ करने वाली, ठीक है, मे प्रेज्यूम में तब भी पूरी पावर है, शेल में अक्यूज को सबूत लाना पड़ेगा, कॉन्क्लूसिव में है ही नहीं, जुडिशियल नोटिस वाला भी नहीं और ये भी नहीं है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।